नमस्कार, सत श्री अकाल। श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में पुनः आपका स्वागत है। तो चलिए सी टेट सोशल स्टडी का एसएसटी का क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिए होंगे आप सब ने, और अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, करेक्ट और इनकरेक्ट को अपना अपना मिला लीजिए। क्वेश्चन कहाँ कितना गड़बड़ी हुआ है, कहाँ कौन कौन क्वेश्चन में, वो सब इसमें डिस्कशन हो जाएगा। तो ये सेट क्या है? एल है आपका, सेट एल है, क्वेश्चन एल है। आप अपना जो भी है उसमें मिला लीजिएगा क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है आपका। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। तो ये सही है आपका। आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच, आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच जो है वाले क्षेत्र का तापमान जो है मध्यम रहता है, ये सही है। कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। तो ये जो है ऑप्शन ये भी सही है आपका। ठीक है, अक्षांश कर्क रेखा के बाद जो है अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं रहता है, यानी कि धूप जो है तिरछी पड़ता है, ना कि सीधी पड़ता है। कर्क रेखा के बाद आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच में कभी भी सूर्य मतलब सिर पे नहीं पड़ता है, सीधी नहीं पड़ती है, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ए आर की दोनों सत्य है और ए आर की सही व्याख्या करता है, सही एक्सप्लेनेशन है। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका। किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्य पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो जहाँ पर ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः यहाँ पूछा गया है, तो पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल और चरम जलवायु। तो वहाँ क्या होगा कि घर जो है, बस्तियां जो है दूर दूर में होंगी, दूर दूर में घना नहीं होगा, सघन नहीं होगा। तो इस प्रकार स्कैटर्ड जो होता है, तो इस प्रकार प्रकीर्ण हो जाएगा। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 32 का। तो इस प्रकार प्रकीर्ण प्रकार के वहाँ बस्तियाँ पाई जाएंगी। सॉरी, ये सेट ओ है, ठीक है, वेरी सॉरी, ये सेट ओ है, एल नहीं है। ठीक है, एल नहीं है, ये गलत है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है आपका। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। पी तरंगे, देखिए भूकंप के पी तरंगों के बारे में आया है। पी तरंगे हमेशा क्या है? अनुदैर्ध्य होता है। क्या होता है? अनुदैर्ध्य। पी अनुदैर्ध्य, पी प्रस्थ होता है ना, प्रस्थ नहीं, अनुदैर्ध्य। पी प्रस्थ नहीं, कभी भी नहीं याद रखिएगा, ऐसे याद किए थे हम सब कि पी प्रस्थ नहीं यानी अनुप्रस्थ नहीं। और एस तरंगे जो है अनुप्रस्थ होता है हमेशा। एस तरंगे अनुप्रस्थ, पी तरंगे अनुदैर्ध्य, और बाकी बचा आपका पृष्ठीय। एल तरंगे पृष्ठीय। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 1 का हो जाएगा आपका 2। 1 का 2 कहाँ है? तो 1 का 2, बी का 3, बी का 3 और एस का 1, सी का 1। तो ये 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है। भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किस अवधारणा को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? तो किस प्रकार मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है भूगोल की कक्षा में? तो विश्व के महासागरीय बेसिन, तो ये हो सकता है विश्व का महासागरीय बेसिन मानचित्र पर दर्शाया जा सकता है, चित्रित किया जा सकता है। जिब्राल्टर जल संधि, इसे भी दिखाया जा सकता है। और जुलाई माह में वर्षा कैसे होता है? तो जुलाई माह में ऐसे आपने कभी पढ़ा होगा कि आप ऐसे बनाएंगे मानचित्र और अपना इस प्रकार से मानचित्र बनाएंगे, और यहाँ से मानसूनी जलवायु प्रवेश करती है, ठीक है, जुलाई माह में। तो इसे भी चित्रित मानचित्र पर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जाके घूम जाता है म्यांमार का, यहाँ जगह एक म्यांमार के पास है एक बहुत बड़ा क्या कहता है पर्वत श्रृंखला है, तो इससे टकरा के यहाँ वापस इधर घूम जाता है उत्तरी भारत की ओर वर्षा। तो आपका जो है ए, बी और डी सही हो जाएगा। ए, बी, डी जिसमें है वो सही हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल के बारे में सही है? 35 नंबर क्वेश्चन में है। यह चट्टान एवं, सही पूछा है, चट्टान एवं खनिज से बना होता है, मिट्टी की मोटी परत से ढका होता है। तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। यह विभिन्न स्थलाकृतियों वाला सम धरातल है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। यह हमें वन पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, कृषि मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है। तो 3rd नंबर इसका सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए। गर्म वायु हमेशा क्या होता है? ऊपर उठता है। हॉट एयर ऑलवेज इज राइज अप होता है हमेशा, और ये सही है। गर्म वायु सघन नहीं होता है, यानी कि डेंसर जो होता है, डेंजर, तो ये नहीं होता है, सघन नहीं होता है कभी नहीं, डेंसिटी इसका कम होता है। तो आपका ए सत्य और आर असत्य हो जाएगा। 2 नंबर इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यातायात के साधन के रूप में जलमार्ग के बारे में सड़क मार्ग के बारे में कौन सा कथन सही गलत है ये पूछा है, यानी सही नहीं है। तो यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन है, तो यही सही नहीं होगा। सड़क मार्ग नहीं होके जल मार्ग यहाँ अगर रहता तो ये सही होता। तो जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है, इसीलिए ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। तो गलत का जोड़ा गलत सही हो जाएगा आपका। तो 3 नंबर आपका सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है? तो जल विद्युत उत्पादन शक्ति से होता है, जल विद्युत शक्ति। हाइडल पावर से होता है, हाइडल पावर। तो आपका जल विद्युत शक्ति से होता है 1/4 विश्व का 1/4 विद्युत उत्पादन होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि पिट्सबर्ग एक कथन दिया है। पिट्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पिट्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तथा कोयला मिनेसोटा की खदानों से आता था। तो यहाँ क्या है कि कोल जो है कोयला मिनेसोटा की खदानों से कोयला नहीं आता था, ये मिनेसोटा की खदानों से लौह अयस्क ही आता था। तो ये भी आपका जो है ये गलत हो जाएगा आपका। तो आयरन और ही आता था मिनेसोटा की खदानों से, और पिट्सबर्ग से भी आयरन और आता था और मिनेसोटा से भी आयरन और। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो ये कथन आपका सही है। तो ए स्टेटमेंट इज ट्रू और आर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है सही फसल का चयन कीजिए कथन के आधार पर। इसकी वृद्धि जलोढ़ मिट्टी में अच्छी होती है, फसल के बारे में बता रहे हैं। उत्तम वृद्धि के लिए इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसे भारी वर्षा तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बांग्लादेश इस फसल के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। तो बांग्लादेश का भी हिंस दे दिया है। तो आपका जो है जूट जो है आपका उच्चतम वृद्धि वाले उच्च तापमान में होता है, जलोढ़ मृदा में होता है जूट की खेती, और भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु, अधिक वर्षा पानी चाहिए जूट को, और आर्द्र जलवायु होना चाहिए, नम जलवायु, ठीक है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन यानी कि जीवन के अंत में धर्मांतरित हो गए? तो उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए, जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने कौन से धर्म अपना लिए थे? तो बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिए थे भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने के उदाहरण हैं? ठीक है, स्टेरियोटाइप जो है ब्रेकिंग करना है तो भंग करना है, स्टेरियोटाइप धारणा को ब्रेकिंग करना है, तोड़ना है, तो कौन से उदाहरण है भंग करना है? तो पुरुष नर्स ये सही हो जाएगा, महिला किसान ये भी सही हो जाएगा, आपका ए और बी इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई? तो भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर हुई थी 1956 में भारत में राज्य पुनर्गठन, और सबसे पहले 1956 में आंध्र प्रदेश का हुआ था गठन। तो ये आप याद रखिएगा। तो सेकंड नंबर ऑप्शन 43rd का नंबर का सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके सामने ग्राम प्रशासन से जुड़ा हुआ कथन कौन सा सही है? नगर निगम आपका जो है नगर में शहर के लिए होता है, नगर परिषद नगर निगम के थ्रू चलता है, तो ये शहरों में होता है। लेखपाल और पटवारी जो है दोनों एक ही को कहा जाता है, और तहसीलदार, तो ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है आपका। ये ग्रामीण लेवल पर प्रशासन से जुड़ा हुआ है, तो आपका लेखपाल, तहसीलदार, पटवारी, ये तीनों ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। सॉरी बी सी डी, ठीक है। तो ये 4th नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होता है होने की अधिक संभावना है? तो एक उचित मूल्य होता है कहाँ क्या होता है? जहाँ कुटीर उद्योग होता है ना, तो सरकार ने वहाँ एक सहकारी समिति का जो है निर्माण करता है, वहाँ स्थापित करता है। तो सरकारी समिति से वहाँ डायरेक्ट उससे माल लेता है और मार्केट में जाके बेच देता है, तो उचित मूल्य मिलने की ज़्यादा संभावना है सहकारी के द्वारा। तो 1 नंबर इसका सही हो जाएगा आपका 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन शहरी आजीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होना माना जाता है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। और यह नगरपालिका शहर की पंचायत यह निर्धारित करती है कि शहरी क्षेत्रों में सप्ताह में किस दिन बाजार बंद होगा, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, बी नंबर। प्रायः सी नंबर ऑप्शन में है प्रायः अनियमित कामगारों को एक से अधिक कार्य रोजगार करना होता है,
ठीक है, ये आपका सही है। तो बी और सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर ऑप्शन हो गया 46 नंबर का थर्ड नंबर ऑप्शन। अगला नंबर देखिए, एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जा सकता है जब वह राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को जीत लेता है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका 47 का। 48 नंबर ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करता है। तो रूढ़िबद्ध धारणा स्टेरियोटाइप्स को इंगित करता है, इसके बारे में सही कथन को चुनना है। तो ए नंबर में है कि एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है मत रो तू लड़का है, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा है, सही है। और शहरों में लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं, ये भी आपका सही है। लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए, ये भी आपका जो है रूढ़िबद्ध धारणा के अंतर्गत आ जाएगा। और डी नंबर ऑप्शन है शहरों में जीवन सरल और परिष्कृत है, तो परिष्कृत है, तो ये हो जाएगा आपका सही हो जाएगा डी नंबर। तो ए बी सी इसमें सब हो जाएगा, तो इसमें से ए बी सी डी जो ऑप्शन है तो वो सही हो जाएगा, तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत मतवाद के संबंध में सही कथन। तो आधारभूत ढांचे के सिद्धांतवाद के संबंध में कौन सा सही कथन है? शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो ये आपका जो है सही है। इसे 1973 के केशवानंद भारतीय मामले के समय विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है, तो आपका ऑप्शन चारों सही हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये 49 नंबर का हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट। 50 नंबर क्वेश्चन है, जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, कौन सी जिम्मेदारी? तो चीन के साथ शांतिपूर्ण विदेशी संबंध, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाएगा। राज्य में नई रेलगाड़ियां, रेल भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाएगा। जनगणना भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाएगा। जेल का रख रखाव जो है कारागार, ये नहीं आएगा, तो ये आपका जो है गलत है। जहाँ बी ऑप्शन गलत है उसको कट कर देना है, तो आपका यहाँ बी है ये कट हो जाएगा, बी है ये कट हो जाएगा, आपका ए बी सी डी सही करेक्ट ऑप्शन है। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है, न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में नागरिक और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवाद का निपटारा, देश हित में नए कानूनों का निर्माण, ये कानून का निर्माण जब भी होगा तो ये संसद करेंगे, पार्लियामेंट, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा होता है, ठीक है, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, तो ए सी डी, तो आपका ए सी डी जो होगा वो सही हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड नंबर करेक्ट हो गया आपका यहाँ ऑप्शन। अब देखिए 52 नंबर ऑप्शन में विकल्प सही का चुनना है, नहीं सॉरी, इसमें ये बोल रहा है विकल्प अनुसूचित कौन सा विकल्प? अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन पूछा है अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी के बारे में, उनके वन अधिकार मान्यता के बारे में 2006 के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 में है वन्य समुदायों के घर के आसपास की जमीन खेती चराई योग्य जमीन पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है, ये सही है। वन्य दूसरा नंबर में वन समुदायों के लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार को मान्यता दी गई है, आपका लकड़ी नहीं हो जाएगा, ये आपका जो है नॉन टाइमर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो वन उत्पादों पर नहीं हो जाएगा, लकड़ी गैर लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार दिया गया है, तो टाइमर फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं हो गया, नॉन टाइमर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे नन हो जाएगा। ठीक है, गैर लकड़ी वन उत्पाद पे अधिकार पर मान्यता, तो ये आपका सही नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन गलत है। तो आपका ये वन जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में आता है, वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना ये भी इन्हीं के अधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाशियाकरण व्यक्तियों और समूहों को लेके जाता है, तो हाशियाकरण कहाँ लेके जाता है? हाशियाकरण निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर, शिक्षा संसाधनों पर असमान पहुँच की ओर, ये भी सही है, अभाव की ओर, ये आपका सही है। तो सामाजिक विकास के लिए अथाह मौकों की ओर, अथाह मौके रहेंगे तो हाशियाकरण होगा ही नहीं व्यक्तियों का, तो आपका हो जाएगा ए बी सी इज करेक्ट, तो 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के अंतर विषयी उपागम का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद मिलता है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, विभिन्न विषय को जो है मिला के पढ़ाने से सामाजिक विज्ञान को क्या होता है कि अंडरस्टैंड इंटीग्रेटेड नेचर विकसित होता है बच्चों में, ठीक है, समझ विकसित होता है, इंटीग्रेटेड नेचर,
तो एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद होता है। तो दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है, तो 4th नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि यह विद्यार्थियों को समाज देश के मामले के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करता है। ये बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमताओं को विकसित करता है, ये भी सही है आपका। और तीसरा नंबर है सी नंबर, यह विद्यार्थियों को दैनिक मुद्दों को उनके विषय के साथ जोड़कर सहायता करता है, ये भी आपका सही है। यह विद्यार्थी के लिए कुछ, ये आपका मनोरंजन के बारे में गलत हो जाएगा। तो ए बी सी ऑप्शन आपका जहाँ मिलेगा वो 3rd नंबर ऑप्शन सही है, ए बी सी। 56 नंबर क्वेश्चन है ये 56। तो ये अवधारणा मानचित्र एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेशित करके विषय वस्तु को सरल व सहज बना सकता है, ये बिल्कुल सही है। अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमित होता है, यह अवधारणाओं के बीच के बहु संबंधों को प्रदर्शित करता है, होगा यहाँ बोला है नहीं है, तो ये आपका कथन जो है यहाँ सही पूछ रहा है, विकल्प ढूंढना है, तो ये सही नहीं है, तो केवल ए सही है और आर असत्य है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 2 नंबर सही है। अगला नंबर है क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है। जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वहन रोल प्ले की योजना बनाई, सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका को कहकर निभाने के से इनकार कर दी। सुनैना ने भीमराव अंबेडकर की भूमिका रोल प्ले करने से इनकार कर दी। वह एक लड़की है इसलिए वह एक क्या बोलती है कि वह एक लड़की है इसलिए वह एक लड़की के कपड़े ही पहनेगी और एक लड़की या एक औरत की ही भूमिका वह निभाएगी। उसके इस व्यवहार का कारण प्रतिबिंबित करता है, तो इस व्यवहार का कारण प्रतिबिंबित करता है लिंग रूढ़िबद्धता धारणा, यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइप ये हो जाएगी। तो इसका सोच क्या है, लिंग रूढ़िबद्ध धारणा, एक ही सोच पर अड़िग रहना। ऑप्शन 3rd इज करेक्ट। 56 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 56 नहीं 58 नंबर क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा में, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का क्या कर्तव्य बनता है, तो इसका आकलन करना बच्चों के क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, तो यह आकलन करना चाहिए, तो ये सही है। ऐसी अधिगम रणनीतियों की योजना बनाना जिसमें सभी विद्यार्थी भागीदारी करें, तो ये भी सही है। योजना के अनुभवों, उनकी आवाज़ और उनकी सहभागिता को अपने स्वयं के नियंत्रण, तो उनकी सहभागिता को स्वयं के नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए, उसे प्रेरित करके खुद पे छोड़ देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। परियोजनाओं और दत्त कार्यों हेतु गतिविधियों के चयन के लिए छात्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबिंबित करना, तो आपका ए और बी सही है। ठीक है, ये प्रतिबिंबित करना, ये भी प्रतिबंधित करना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ए बी ये दोनों सही है। 59 क्वेश्चन है, कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि में संलग्न है? तो शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करता है, तो ये आपका सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेंगे, तो नियत कार्यों को करने की बच्चों की क्षमता में विश्वास सही है। आकलन में एक विद्यार्थी अथवा कक्षा के अन्य के साथ तुलना, ये आपका बिल्कुल गलत है। कार्य के संतोषजनक समापन पर बल देना, नियत कार्यों परियोजनाओं को देरी से जमा करने के लिए वास्तविक बहाने स्वीकार करना, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, संतोषजनक कार्य का समापन पर बल देना चाहिए, तो ए सी डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, तो 1 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं 18वीं शताब्दियों की क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में जो है 1600 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी कुछ ऐसे, तो ये हो गया 16वीं 17वीं और ये हो गया 18वीं शताब्दी। तो इसके क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में चर्चा करने के लिए कहता है, तो इनमें से कौन सा जो है किनका उपयोग प्राथमिक स्रोतों की तरह किया जा सकता है? तो प्राथमिक स्रोतों की तरह किया जाता है, तो केरल के मंदिर 1 नंबर में है, ए नंबर में केरल के मंदिर रंगमंच से कहानियाँ, मराठाओं की लोकप्रिय गाथाएँ, लोकप्रिय कथक नृत्य की नृत्य पोशाक और भानु दत्त की चित्रकला रसमंजरी, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा ए नंबर केरल के मंदिर रंगमंच में। ये मराठाओं की लोकप्रिय गाथाएं जो है, इसमें क्या है क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चर्चा नहीं की गई है, इसमें ईश्वर अनुराग की बात कही गई है,
तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन जो है आपका मराठों की लोकप्रिय गाथाओं के बारे में ये गलत हो जाएगा। तो ए, बी और डी जो है आपका सही हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और 1 नंबर नहीं, ए, सी, डी, बी नंबर गलत हो जाएगा, तो बी कट हो जाएगा, ए, सी, डी सही हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे है, कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है? विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण का चर्चा करना, यही सही हो जाएगा आपका 1 नंबर, इसमें करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका 62 नंबर का। 63 नंबर में देखिए, कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है? इसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्पोर्टेंट देता है, तो महत्व देता है। तो अग्नेय शैलों के निर्माण कैसे होता है? ये तो कैसे होता है, ये पहले पढ़ा हुआ चीज़ को आप बता सकते हैं, तो ये नहीं होगा आपका। ऐसा चीज़ जो कि आप सारे विषय पढ़े हैं लेकिन आपसे कुछ पूछ लिया है तो आप उसमें बताने में सक्षम हो, ये नहीं कि आप पढ़े हुए को याद किए हुए को बताना है। तो ये 0 डिग्री 1 डिग्री का अंतर मानचित्र के बारे में देशांतर जब तक नहीं पढ़ेंगे तो इसका आंसर दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा आपका। भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना, ठीक है। आप एक शब्द जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहता है? तो एक आपदा बन गया है, और क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। तो ये आप जो है इसमें विभिन्न प्रकार के विचार आपके माइंड में थिंकिंग आएगा, उसके बाद आप इस पर लिख सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के जहाँ थिंकिंग आएगा तो वही हो जाएगा आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। क्रिटिकल कौशल जो है इसी में विकसित होगा। अगला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो इसमें क्या है कि विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित करना चाहिए, तो यही नहीं करना चाहिए, चिंतन करने से कभी नहीं रोकना चाहिए बच्चों को। तो ये 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है, एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशलों को उन्नत एवं कुशाग्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे? तो इसमें स्वयं अध्ययन करेंगे, ये आपका सही है। केवल पाठ्य पुस्तक, ये नहीं होगा। क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे, केस अध्ययन का संग्रहण और निर्माण करेंगे, तो ये सही हो जाएगा आपका ए, सी, डी। आपका ए, सी, डी ऑप्शन जो सही है उसको टिक कर देना है। 3rd नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु में चयन में बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता है। आगे है, आर कथन है, कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचय करवाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले लोक संगीत, नृत्य, लोक नृत्य, यानी स्थानीय संगीत, नृत्य, कथाएं, पहेलियां पूर्वाग्रहित हो सकती हैं। तो हो सकता है समुदाय के इतिहास में जो है परिचय करवाने हेतु प्रयोग अगर करेंगे स्थानीय संगीत, लोक नृत्य, कथाएं, तो ये पूर्वाग्रहित हो सकते हैं। तो ये ए सही हो जाएगा और आर भी सही हो जाएगा, तो दोनों आपका सही हो जाएगा। तो 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, आर इज ट्रू, और एक्सप्लेनेशन आर ए की करता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित राज्य के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्यों के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर से करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बेहतर स्रोत होंगे? तुलना करने के लिए बोल रहे हैं साक्षरता दर की तुलना। तो साक्षरता दर की तुलना अगर करेंगे 8वीं कक्षा लड़का और लड़की में, तो इसमें जो है प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े दोनों जो ये मिलाएंगे तो ये सही होगा। तो इसमें 2nd नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है 68 नंबर में, परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजनाओं के लिए संसाधनों, समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है? तो ये चयन के लिए किया जाता है समय सीमा, बजट और संसाधन, परियोजना के लिए संसाधन। तो जो है कौन सा पद्धति में किस चरण में परियोजना के लिए संसाधन? तो ये चयन में जो है सिलेक्शन करने के लिए ये सब चीज़ का जो है आवश्यकता होता है इस पद्धति में, परियोजना पद्धति में चयन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। 69 क्वेश्चन में है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत क्या है कि किन पक्षों पर मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? तो 2009 शिक्षा अधिनियम के बारे में बताया, और मूल्यांकन कार्यविधि में फोकस किस पे किया गया है पूछा है। ए नंबर ऑप्शन में, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी स्कूल में होने वाली सभी परीक्षाओं में उपस्थित हों, ये सही है। कथन ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की पुष्टि करें। आगे है, बच्चों की उसके विचारों मतों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने में सहायता करें, तो ये भी आपका सही है। और ये परीक्षा जो है ये गलत हो जाएगा, यहाँ ध्यान नहीं दिए। उपस्थिति, सभी परीक्षा में उपस्थिति, ये बिल्कुल गलत होगा। ये उपस्थिति नहीं, उसमें जो है रचनात्मक कौशल विकसित करना होता है, ना कि परीक्षा देना महत्वपूर्ण है। बच्चों को सीखना महत्वपूर्ण है, ना कि परीक्षा पास होना महत्वपूर्ण है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 3rd नंबर ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर है सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं। मूल्यांकन का एक है सतत प्रक्रिया है, मूल्यांकन सही है। यह कक्षा शिक्षण का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। यह केवल लिखित परीक्षाओं के आधार पर किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। यह शिक्षा के उद्देश्यों से निकटतम रूप से संबंध है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही हो जाएगा आपका, ए, सी और डी। तो थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें सी गलत है ना, तो सी नहीं होगा, थर्ड नंबर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ सी है, सी वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन कट हो, ये सही हो जाएगा, ए, बी और डी, ए, बी और डी। आगे है यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, गृह कार्य जो है कक्षा परीक्षण, होमवर्क। शिक्षण अधिगम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन की किस श्रेणी में आते हैं। तो ये जो है पढ़ाते वक्त बच्चों का जो है आकलन किया जाता है, तो रचनात्मक आकलन हुआ। गृह कार्य करवाया जाता है शिक्षण अधिगम के दौरान, जो करवाया जाता है सीखने के दौरान। कक्षा में परीक्षण उसका किया जाता है, यूनिट टेस्ट लिया जाता है, ये सब रचनात्मक आकलन के तहत आएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के प्रगतिशील विकास और उपलब्धि के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय है। ठीक है, आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को भी दिखाया जा सके जिसे। तो प्रगति पत्र और पोर्टफोलियो जो है ये दोनों आपका सही है, सी और डी। हम माता पिता को दिखा सकते हैं उसके उपलब्धि के लिए और प्रगति को जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संज्ञानात्मक क्रिया के केवल स्मरण पक्ष को आंकते हैं, कौन सा प्रश्न। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय आरंभ हुई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सूचीबद्ध करना। तो ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया, केवल संज्ञानात्मक स्मरण को जांचना है, ठीक है, पक्ष को आंकना है, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए आपके स्कूल में होने वाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों पर टिप्पणी, ये नहीं होगा। आगे देखिए औषधि के क्षेत्र में की गई प्रगति का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आगे है, भारत में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की जांच कीजिए। कोंकण रेलवे की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो आपका जो है ई भी सही हो जाएगा आपका। आगे है, तो जहां आपका जो है बी है, ये टिप्पणी लिखना, ये क्रिटिकल थिंकिंग पे हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपको कट कर देना है। उसके बाद ई जहां है तो ये हो जाएगा ए, सी, ई, नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा डैश धातु ज्ञान से संबंध थे। तो तांबा का ज्ञान था, ठीक है, और कांसा का, टीन का ज्ञान था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। तो ये दोनों मिला के क्या करते थे, कांसा बनाते थे। तांबा और टीन मिला के कांसा बनाने का ज्ञान था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में तथा अमृतसर में 1879 ईस्वी में हुई। तो यहाँ देखिए ये सही टिक किया गया है कि 1879 ईस्वी में जो है 1879 में ये लाहौर में हुआ था, ठीक है, सिंह सभा की स्थापना। और 1800 उसके पहले 1873 में अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना की गई थी। तो 1873 में इसको उलट फेर कर दिया गया है ईस्वी को, लाहौर का हो जाता 1879 और अमृतसर का 1873 ईस्वी सही होता, ठीक है। इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो गया। और आगे है, इन सभाओं में सिख धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे चरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। सभा ने अंधविश्वास और जाति भेदभाव को जो है गैर सिख समझता, इसे मुक्त करने के लिए जो है प्रयास किया। तो बी सही है, ए असत्य है, थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। 17वीं शताब्दी में मछलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा यह डैश नदी के डेल्टा पर स्थित था। तो आपका हो जाएगा इसमें कृष्णा नदी, ठीक है, मछलीपट्टनम कृष्णा नदी के किनारे है। 17वीं शताब्दी 1600 से 1700 के बीच होता है। अगला नंबर है, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। हिरण्यगर्भ एक जो है हिरण्यगर्भ अनुष्ठान हुआ करता था। और प्रस्ती जो है हमेशा आप जानते हैं, प्रस्ती शिलालेख है, प्रस्ती शिलालेख। और जैसे प्रयाग प्रस्ती है वही प्रशस्ति शिलालेख है। पिस्ताक जो है आपका प्रवेश द्वार है। और नस्तलीक जो है लेखन शैली है। तो इस प्रकार ये मिलान सही हो जाएगा। तो प्रशस्ति पहले मिलाइए, शिलालेख। बी का 1 नंबर, बी का 1 जहाँ है उसको मारना है, तो इसमें कहीं नहीं है बी का 1, और ए का 2। इस प्रकार 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन नृत्य रूपों को भारत की स्वतंत्रता के बाद शास्त्रीय नृत्य रूपों की पहचान दी गई।
तो स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में उसे पहचान मिली। तो भारतनाट्यम आ जाएगा आपका, कथकली, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। 1 नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ 3 का याद रखिएगा, कथक, कथकली और कुचिपुड़ी, ठीक है, 3 का। और उसके बाद मणिपुरी हो जाएगा, और भो, मो और भो, मो, को और अ याद रखिएगा, अ से उड़ीसी हो गया। 3 का मतलब हो गया आपका कोंकणी, सॉरी, कथकली, कथक और कुचिपुड़ी। और भ मतलब हो गया भारतनाट्यम, और म मतलब हो गया मणिपुरी। इस प्रकार आप याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद इस सबको मान्यता मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। बिल्कुल सही है। यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो ये दोनों सही है, ए बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल द्वारा लागू की गई, टोडरमल के बारे में है कि राजस्व व्यवस्था का क्या नाम है। टोडरमल द्वारा लागू किया गया तो इसे जब्त कहा जाता था। टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व व्यवस्था को जब्त कहा जाता था मुगल काल में। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ के संबंध में। मेहरगढ़ वह स्थान था जहां लोगों ने पहली बार चावल, नहीं, ये कोल्डी हवा में पहली बार चावल की खेती हुई थी। मेहरगढ़ में भेड़ों बकरियों की हड्डी पाई गई। मेहरगढ़ में घर चकोर और आयताकार थे। तो ए नंबर आपका बिल्कुल गलत है, जहाँ ए है उसको कट कर दीजिए, बाकी ये बी और सी आपका बिल्कुल सही है। 1 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के आरंभ में ही भारतीय महिलाएं डैश में सुधार हेतु काम कर रही थी। तो मताधिकार और बेहतर स्वास्थ्य हेतु। और विधवा पुनर्विवाह जो है 1800 ईस्वी में ही हो गया था, तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में नहीं। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो बी और सी बिल्कुल सही है, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसने निम्नलिखित मराठी भक्तिमय भजन की रचना की। तो मराठी भक्तिमय भजन ये है, तुमने हमें नीचा जाति का बनाया। ईश्वर से बोल रहे हैं, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो ये भगवान को बता रहे हैं, बोल रहे हैं। चोखा मेला का एक बेटा है, चोखा मेला का कर्मा मेला, इन्होंने ही ये लिखा है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में राजा राम मोहन राय ने उस पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता था। ठीक है, ये सही है। जाति प्रथा उन्मूलन हेतु 1860 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। तो जाति उन्मूलन हेतु जो है 1867 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। तो जो है आपका ये सी जो है गलत हो जाएगा, आपका बी सही है। ठीक है, तो इसमें ए और बी सही है। 4 नंबर ऑप्शन। यहाँ देखिए, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो प्रभात फेरी का आयोजन जो किया था, ये प्रभात फेरी तो ये अंबाबाई ने किया था। तो बी का 4 नंबर ऑप्शन जहाँ मिलेगा उसको टिक कर देना है। तो बी का 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी का 4 यहाँ है। ए का 3 आपका नमक सत्याग्रह दक्षिण भारत में जो है आपका किया था, ये सी राजगोपालाचारी ने चलाए थे। उसके बाद अंबाबाई हो गया, प्रभात फेरी का आयोजन किया था। विख्यात जनजातीय नेता हमारे ये वीर लखन नायक थे। परिवर्तनशील राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस, ये परिवर्तनशील विचारधारा के थे। तो 2 नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से उनकी कौन सी मांगे थी। तो शासन का भारतीयकरण सही है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, भारत में कई शहरों में सिविल सेवा परीक्षा आयोजन करना है, ये सही है। पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज का मांग जो है 1929 में की गई थी। ठीक है, जिसमें कि आपका लाला लाजपत राय को लाठी मारकर जो है उनकी हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, पुलिस से चलवाई गई थी अंग्रेजी। तो ये गलत हो जाएगा। और 1885 में हो गया था आपका कांग्रेस की स्थापना। तो क्या है, आरंभिक दिन बता रहे हैं, तो ये आपका पूर्ण स्वराज नहीं होगा। तो आपका ए बी सी आपका सही हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान विषय सूची के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो समवर्ती सूची का आपका जो है शिक्षा बन गया है। तो 2 नंबर जहाँ होगा वही आपका सही हो जाएगा। राज्य सूची का आपका स्वास्थ्य आ जाएगा, ठीक है। अब कर संघ सूची में आ जाएगा। तो समवर्ती सूची शिक्षा आ जाएगा, सी का 2, सी का 2, सी का 2, ये 2 नंबर ऑप्शन इस सही हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, और बी का 1 और सी का 2।
देखिए अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, तो यहाँ जो है पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करेगी अपने अक्ष पर तो एक तरफ जो है हमेशा दिन रहेगा और एक तरफ क्या होगा, ये रात रहेगा हमेशा। 6 महीना ऐसा नहीं होगा, हमेशा दिन और हमेशा रात होगा। तो इस प्रकार जो है पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। 3rd नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ाना व समझाना सिखाना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किन पर चर्चा करनी चाहिए। तो दिशा पैमाना, ये सही है आपका। भारत की भौगोलिक स्थिति, इसके बारे में भी पढ़ाना चाहिए। और प्रतीक चिन्ह और रूढ़ चिन्ह जो है ये भी बताना चाहिए। तो आपका जो है सिंबल और आइकॉन से बताना चाहिए। तो आपका A, B और C तीनों सही है। आपका A और B, C 2 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालय के खुलने का समय सुबह 9 बजे IST भारतीय मानक समय का है। तो सुबह 9 बजे केंद्रीय खुलता है कार्यालय। क्रमशः बेंगलुरु के पास 77 डिग्री पूर्व देशांतर तथा अगरतला के पास 91 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए जो है आपके पास एक भारतीय मानक समय पहले आपको बना लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 82.5 डिग्री, यहाँ से आपका गुजरता है भारत के 82.5 डिग्री। जो कम है इसे पहले हम घटा देंगे 82.5 डिग्री में। तो 77 डिग्री को हम घटा दिए 82.5 से 77 डिग्री को, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 डिग्री बच गया, ठीक है। 1 डिग्री बराबर होता है आपका 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो आपका 5 गुना 4 यानी कि 20 मिनट हो गया यहाँ। यानी कि 9 बजे केंद्रीय करा है तो 5 बजे ये 20 मिनट पीछे है। 77 डिग्री है तो पीछे है 82 डिग्री से, तो 20 मिनट पीछे कर देंगे 9 से 20 मिनट पीछे, तो 8:40 हो गया आपका। 9 बजे में 20 मिनट कम करेंगे तो ये 8:40 हो जाएगा, 8:40 अब देखिए ऑप्शन 8:40 का ही है। और आगे देखिए ये कैसे निकालेंगे, 91 डिग्री 15 मिनट को हम 82.5 डिग्री घटाएंगे। 91 डिग्री 15 मिनट से 82.5 डिग्री को घटाएंगे। जो कम है तो अधिक से घटाना है, जो ज़्यादा है उसको कम में घटाना है। जो कम, ज़्यादा से कम को हमेशा घटाना है। तो 91 डिग्री 15 मिनट में 82.5 डिग्री हम घटा दिए तो 8 डिग्री 45 मिनट आपका हुआ। यहाँ बचा तो लगभग 9 डिग्री के लमसम में आया। तो हम 8 और 9 के बीच में हम गुना करते हैं तो 9 चौक 36 यानी 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 36 मिनट। और 8 डिग्री के बीच में है तो 8 चौक 32 मिनट, ठीक है। 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 मिनट। यहाँ 9 के करीब में है तो 36 से 1 मिनट कम होगा तो 9:35 एकदम आपका करेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 9 के क्या है 36 जो है 35 से करीब है और 32 से ज़्यादा दूर है 35, इसीलिए ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आप ये 90 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।